नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल उपवन क्लासेस पर। आज हम सोचे कि क्यों ना हम ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस किया जाए। समय अभाव के कारण मैं अकेला हूँ, इसलिए सोचा कि स्टडी विथ मी, नाइट स्टडी विथ मी टाइप का एक सीरीज़ बनाया जाए, जिसमें इतिहास के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, विभिन्न पीसीएस में, आईएएस में, उसका रिवीजन किया जाए, उसको देखा जाए और उसको साथ साथ पढ़ा जाए। तो ये सीरीज़ बहुत ही उपयोगी होगी कम समय में रिवीजन के लिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास का प्रथम चैप्टर्स, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? तो इसका आंसर है 1498, 1498 एडी में। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। मध्यकाल में कौन थे? पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 में पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के बंदरगाह में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारी हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में, कहाँ पर? हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से नीति से संबंधित है? द अल्मीडा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498, सी ऑप्शन। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीडा हुआ। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? जमोरिन ने। अब ये है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। समुद्री यात्री और देश। तो वास्को डी गामा कहाँ पे मिलान हो जाएगा? पुर्तगाली। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये स्पेन। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, और बाकी बचा तस्मान। तो तस्मान हो जाएगा हॉलैंड में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आईएएस प्री में आया था 2000 में ये क्वेश्चन। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की। स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की। स्पेनी यात्री कहाँ का? अमेरिका का। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का, तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डिमिन्स लैंड तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। कब जीता था? 1510 में। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी थी। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने
भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये गलत है सरासर, बाकी सब सही है। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया पूर्वी भारत में। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। उसके बाद क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो कोचीन में। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी कहा जाता है का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वो गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। प्रथम दुर्ग अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचीन में कराया गया था। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1509 में ही द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया। यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से वे कर की वसूली करने लगे। अब है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित गई वह थी हुगली। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पुर्तगाली गवर्नर नीनो दी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह के सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली वस्तुओं की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा था, परंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उनका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया। चिंसुरा में श्रीरामपुर डेनिशों का प्रमुख केंद्र था। दूसरा क्वेश्चन है, पौंडीचेरी, वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, सही बात है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया था, केवल एक सही। पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया पौंडीचेरी में। इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी। इसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ पर अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेज़ों ने भी पौंडीचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन एक सही है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? जॉब चार्नक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुल्तानती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल चुना और उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चार्नक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था। इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 14 अगस्त 1690 दिवस भी नहीं माना जा सकता। 1690
फाउंडेशन डे भी नहीं माना जा सकता था। ठीक है, कलकत्ता किसने बसाया? अभी भी जॉब चार्नक चल रहा है, तो जॉब चार्नक ही मारेंगे आने वाले प्रश्न में भी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो डच ने। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता का एक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। यही सही है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डचों ने पुर्तगाली को पराजित कर आधुनिक कोची में विलियम्स फोर्ट का निर्माण कराया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज? तीनों सही होगा। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनियों की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तब उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ये भी सही है। उपयुक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञात है कि 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन इन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय करारनामा किया, जिसके तहत पुराने कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर एक नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व की देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1617 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। भारत में 1617 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1660 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचे और मुगल गवर्नर से वहां का व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की वीजा ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया। तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैला था। शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्वप्रथम
सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी 1623 ईस्वी में। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में यह स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया। वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना या व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1611 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को और औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बादशाह को घेरा डाला तथा मक्का जाने वाली हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे अंग्रेजों औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया तथा मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारक था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी ने 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज व फ्रांसीसी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर को चुनिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध। यहाँ देखते हैं सही सुमेलन जो किया गया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स ला चैपेल या शापेल की संधि से अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा तथा प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ देखते हैं ये सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। उल्लेखनीय की बात में अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसे भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो डुप्ले ने प्रथम बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों की भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बाद बारे में जीवी मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जीता था, उर्वर बनाया और क्षमता जो उसमें दर्शाई थी उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग किया और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। भारत में फ्रांसीसी ने अपने सबसे पहले कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो सूरत में। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलिस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज द्वारा हुआ और राज ही इसका सारा खर्च देता
था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कॉलवर्ट को। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिंसुरा और हुगली दोनों। पढ़ लेते हैं इसको। डचों के बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के एक गांव चिंसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बाड़गोंग, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 में। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 और 1629 में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री का स्थापना 1632 ईस्वी के संदर्भ में से संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गए। वर्तमान डच फैक्ट्री का यह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसियों के पराजय का मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वाल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। अभी मिलाने के लिए निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय प्रवेश किया। तो भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम इस प्रकार है: पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। PDEF, बीच में डेन घुस गया, PDEF करके देख सकते हैं। PDEF, बीच में डेन घुस गया। चलिए इसको मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से पौंडीचेरी डच कौन कहाँ बनाया फैक्ट्री? तो पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रावनकोर डेनिश। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था, तो बिहार था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में गए? फ्रांसीसी। 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय व्यापार के उद्देश्य से भारत आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली, 1605 ईस्वी में डच, 1660 ईस्वी में अंग्रेज तथा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार उपयुक्त विकल्पों में से भारत आने वाले व्यापारियों में से सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? सभी में। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना। अब निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। इसमें से कोई भी नहीं है तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत की कोई देन कोई भी नहीं है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी? कंपनी का असंगति, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। GV मैकाले। लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक कवि तथा इतिहासकार था। 1834 ईस्वी से 1838 ईस्वी तक वह भारत का सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम तथा यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत हो।
तो आज हमने प्रथम चैप्टर्स देखा आधुनिक भारत का, जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं विभिन्न पीसीएस और आईएएस एग्जाम में। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, जो कि हम कल स्टडी करेंगे। स्टडी विथ मी, जो बहुत कम समय बचा है या मैं अकेला हूँ, इसको भी ऑब्जेक्टिव को भी सोचा कि क्यों ना हम रिवीजन के तौर पे ही काम आएगा सबको वीडियो, और वीडियो में और क्या सुधार किया जाए, क्योंकि नाइट स्टडी है तो सब कुछ मैं सेल्फ ही करता हूँ। इसी कारण कुछ टेक्निकलिटी गलती हो सकती है, टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और इसमें सुधार किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल भी UP1 क्लासेस के नाम से है, UPWAN CLASSES। तो धन्यवाद मित्रों, जय जवान जय किसान।